नमस्कार दोस्तों, एचपी एजुकेशन बांसवाड़ा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हिम्मत मेवाड़ा आप लोगों को राजस्थान करण जीके से संबंधित हम यहाँ कुछ प्रश्नों को लेकर आए जो हमारे सीईटी और रिट मुख्य परीक्षा से संबंधित बहुत साबित होने वाले हैं, सार्थक साबित होने वाले, उसके ऊपर यहाँ चर्चा करेंगे। राजस्थान समसामयिक 2022। चलिए शुरुआत करते हैं अपन राजस्थान करण जीके में। सबसे पहला हम यहाँ बात करते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित। हम यहाँ जानकारी लेंगे कि राजस्थान उच्च न्यायालय के जो 40वें मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय के जो हमारे 40वें मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी बात करते हैं। तो वर्तमान में जो हमारे 40वें मुख्य न्यायाधीश वो है हमारे पंकज मित्तल साहब हैं, जो हमारे 40वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और ये मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं उनको हमारे वर्तमान राजस्थान के जो राज्यपाल महोदय हैं उन्होंने शपथ दिलाई है 14 अक्टूबर 2022 को। पहला ही प्रश्न आपको ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश साहब हैं हमारे पंकज मित्तल साहब, इनको शपथ कब दिलाई गई? अब कौन दिलाता है ये सबको पता रहता है कि राज्यपाल महोदय दिलाते हैं, लेकिन कब दिलाई गई ये तारीख पूछे तो आपको ध्यान रखना है। 14 अक्टूबर 2022 को इनको शपथ दिलाई गई थी। हम यहाँ उस शपथ के बाद हम यहाँ उच्च न्यायालय की शुरुआत की बात करते हैं कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो 29 अगस्त 1949 को हमारे राजस्थान में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। उस समय हमारे राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे वो थे हमारे कमलकांत वर्मा, जिसकी जानकारी हमको कहीं न कहीं एग्जामों में पूछ ली जाती है। फिर हम बात करते हैं जब कमलकांत वर्मा हमारे राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश बने उनके साथ 11 अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया था। फिर वर्तमान की बात करते हैं कि राजस्थान में वर्तमान उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या ये जरूर पूछता है साथियों। तो वर्तमान में जो स्वीकृत संख्या है न्यायाधीशों की वो 50 है। अब हम यहाँ बात करते हैं वर्तमान में 50 में से वर्तमान में कितने न्यायाधीश कार्यरत हैं? तो 27 न्यायाधीश कार्यरत हैं, जिसका मुख्यालय जो हम बात करते हैं वो हमारा जोधपुर में, वो खंडपीठ जो है वो हमारी जयपुर में है। ठीक है साथियों, समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं, बात करते हैं कि जब यह स्थापना हुई थी, किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अपन यहाँ हाई कोर्ट जोधपुर की। तो जोधपुर की स्थापना 1949 में हो गई थी, लेकिन यहाँ जैसे हम खंडपीठ की बात करें, खंडपीठ उसी समय 1949 में हुई थी, लेकिन इसको 1958 में पी सत्यनारायण राव समिति, अगर आपको पता हो जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था तब हमारे पी सत्यनारायण राव समिति ने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग डिपार्टमेंट की स्थापना करी थी। जैसे जोधपुर में हाई कोर्ट दिया था, जयपुर को हमको राजधानी दी थी, उदयपुर में खनिज एवं खान विभाग दिया था, भरतपुर में हमको कृषि विभाग दिया था। वो जानकारी हमने प्राप्त कर रखी है। तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर ही इस जयपुर खंडपीठ को समाप्त कर दिया गया, लेकिन बाद में वापस सरकार द्वारा 1977 में, जनवरी 1977 में जयपुर की जो खंडपीठ है उसको वापस ला दिया गया। तो वर्तमान में जो जयपुर खंडपीठ है वो हमारी वर्तमान में संचालित है। बात करते हैं ये जितने भी न्यायाधीश होते हैं उन न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है, तो उसकी बात करते हैं। जितने भी न्यायाधीश होते हैं उन सब की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति महोदय द्वारा होती है, और ये जब तक कार्यरत करते हैं, इनका कार्यकाल होता है, तो इनकी 62 वर्ष तक आयु तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। वेतन की बात करते हैं साथियों अपन राजस्थान हाईकोर्ट के। तो वेतन में जो हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका वेतन 2,50,000 रुपए प्रतिमाह होता है, और अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन हमारा 2,25,000 रुपए प्रतिमाह इनको राज्य की संचित निधि से मिलते। तो आपने यहाँ समझा है राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन है वर्तमान के? तो पंकज मित्तल साहब है, जो जून 2023 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। यहाँ तक आप समझे हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं साथियों, हम यहाँ न्यायाधीश के बाद हम यहाँ पुरस्कारों को लेते हैं कि राजस्थान के कौन कौन से पुरस्कार या राजस्थान को किस किस व्यक्ति को पुरस्कार मिले हैं साथियों। तो उसमें हम चर्चा करते हैं सबसे पहले 32वां बिहारी पुरस्कार 2022।
32वां बिहारी पुरस्कार। बहुत अच्छा प्रश्न बनने की संभावना साथियों, ये हमारा सीटी या हमारा रिट मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। 32वां सीट जो हमारा बिहारी पुरस्कार है किसको मिला? डॉक्टर माधव हाड़ा साहब को मिला। किसको मिला साथियों? डॉक्टर माधव हाड़ा साहब को। किस रचना के लिए मिला है साथियों? तो रचना का नाम इनका पंचरंग चोला प्रहर राखी। क्या नाम है? फिर से बोलिएगा, पंचरंग चोला प्रहर राखी, जो प्रकाशित हुआ था यह रचना 2015 में इसको प्रकाशित। अब प्रश्न साथियों कहानी चयन, प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये बिहारी पुरस्कार दिया किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये हमारा बिड़ला फाउंडेशन द्वारा इस पुरस्कार को प्रतिवर्ष दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1991 में। 32 के साथ हमने यहाँ ज्वाइन किया 31वां। कहीं प्रश्न आपको 31वां पूछ लें कि 31वां बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया 2021? तो वो हमारे मधु काकरिया जी को दिया गया था। वो किस रचना के लिए दिया गया कि हम यहाँ थे, आप कहाँ थे, लेकिन हम यहाँ थे, आप कहाँ थे, ये प्रश्न नहीं है, हम यहाँ थे, ये हमको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है साथियों, फिर हम एक और पुरस्कार की बात करते हैं। यहाँ पर ये था बिहारी पुरस्कार। फिर हम यहाँ एक पुरस्कार की बात करें साथियों, तो वो पुरस्कार है हमारा कौन सा है? अणुव्रत गौरव सम्मान 2020। अणुव्रत गौरव सम्मान 2020 ये किसको मिला है? ये प्रतापगढ़ के निवासी बसंती लाल बाबेल साहब को मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? अणुव्रत गौरव सम्मान 2020। करण जी के नाम से एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार 2022। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट, अमृता देवी बिश्नोई जिन्होंने हमारे वन्य जीव की रक्षा के लिए उन्होंने अपना प्राण सर्ग कर दिया था जोधपुर महाराजा अजय सिंह जी के समय में, अभय सिंह जी के समय में। तो अमृता देवी जो हमारा पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार है 2022 किसको मिला? ब्रिजेंद्र सिंह शेखावत साहब को मिला, जो हमारे दैनिक भास्कर से संबंधित है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्षेत्र हमारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। और अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो ब्रिजेंद्र सिंह शेखावत साहब को मिला है, ये किसने प्रदान किया है? तो हमारे ही राजस्थान के राजस्थानी जो वर्तमान राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति हमारे जगदीप धनखड़ साहब ने यह पुरस्कार किसको दिया? ब्रिजेंद्र सिंह शेखावत को दिया। पुरस्कार कौन सा है साथियों? अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार 2022। तो आपने समझा है अमृता देवी रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? ब्रिजेंद्र सिंह शेखावत। दैनिक भास्कर से जुड़े हुए किसने प्रदान किया? तो वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब जो हमारे झुंझुनू जिले से बिलोंग करते हैं, ये वर्तमान के हमारे उपराष्ट्रपति उन्होंने दिया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं साथियों, अगले पुरस्कार की बात करते हैं। अगला पुरस्कार है, ये देखो पुरस्कार की जगह हमने यहाँ फिर से बात करी है कि ये बिहारी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो बिहारी पुरस्कार की शुरुआत 1991 से। कब हुई साथियों? 1991 से हुई। इस पुरस्कार में राशि कितनी मिलती है? तो 2,50,000 मतलब 2.5 लाख पर राशि मिलती। प्रथम पुरस्कार जब दिया गया था किसको दिया गया था? जय सिंह नीरज साहब को प्रथम पुरस्कार बिहारी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये पुरस्कार किस कृति के लिए दी जाती है? तो हिंदी या राजस्थानी कृति के लिए पुरस्कार बिहारी पुरस्कार दिए जाते रहे हैं और देते हैं। यहाँ राजस्थान में ताल्लुक रखने वाले लेखकों को ही यह पुरस्कार मिलता है। बिहारी पुरस्कार किस व्यक्ति को मिलता है? जो राजस्थान राज्य के से क्षेत्र से या इस क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले जो निवासी हैं, उन्हीं व्यक्तियों को यह बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार 1991 से चालू हुए हैं, जो हमने यहाँ बात कर ली है। तो मेरी बात आप समझ गए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो अगले पुरस्कार की बात करते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं पुरस्कार के साथ हम यहाँ बात करें साथियों एक नई योजना की, जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत सरकार द्वारा जो एक योजना चलाई गई थी, गारंटी योजना। बहुत अच्छा प्रश्न बनने की संभावना रखता है साथियों, है ना। ये कौन सी योजना है? इंदिरा गांधी शहरी योजना का शुभारंभ। इंदिरा गांधी शहरी योजना का शुभारंभ। शहरी योजना का शुभारंभ साथियों 9 सितंबर 2022 को माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। इसका शुभारंभ कहां किया गया और कब किया गया? ये दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इंदिरा गांधी शहरी योजना से संबंधित। कहां कब किया गया? तो हमने बात करी भी 9 सितंबर 2022 को। कहां किया? खानिया की बावड़ी 2022 में। और ये साथियों
हमारी जयपुर में, कहां पर है, जयपुर में खांडिया की बावड़ी, यहां से यह योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, एक योजना और आई है, क्या योजना है, नशा मुक्त राजस्थान के लिए, नशा मुक्त करना है राजस्थान में, नशा मुक्त करने के लिए हमारे यहाँ पर एक आयुक्त बना है, उसके गठन की बात करते हैं। देखिएगा, बात करते हैं अपन सीधी सीधी, नशा मुक्त राजस्थान के लिए क्या बना है कि नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय आयुक्तालय का गठन किया गया है। नशा, कौन सा नशा, शराब का नशा हो सकता है, अफीम गांजे का नशा हो सकता है, बीड़ी सिगरेट का नशा हो सकता है, कोई भी धूम्रपान या मद्यपान है, उसके नशा को समाप्त करने के लिए राजस्थान में एक निदेशालय की स्थापना की गई। वो निदेशालय क्या है, नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय, जिसका गठन किया गया। और इसका जो पदेन सचिव जो होगा वो होता है हमारा शासन सचिव, जो हमारे गृह मंत्रालय से संबंध रखते हैं। सेकंड बात करते हैं एंटी, नशा मुक्ति से संबंधित राजस्थान के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की स्थापना की गई। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव होते हैं। एक तो मुख्य सचिव होते हैं, उन्हीं के नीचे आते हैं हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव, वो हमारे एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के अध्यक्ष होते हैं। और इन्हीं फोर्स में 10 सदस्य होते हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय और हमारे राज्यपाल महोदय के मुख्यमंत्री देश की सलाह और राज्यपाल की द्वारा नियुक्त की जाती है। तीसरी यूनिट क्या है, एंटी नारकोटिक्स यूनिट। एंटी नारकोटिक्स यूनिट जो हमारा नशा मुक्ति से संबंधित है, उसके अध्यक्ष हमारे कौन होते हैं, तो महानिरीक्षक पुलिस जो एसओजी से संबंधित है, वो हमारे महानिरीक्षक जो होते हैं, जनरल ऑफ इंस्पेक्टर जो होते हैं महानिरीक्षक, वो इनके यूनिट के अध्यक्ष होते हैं। ये तो था हमारा नशा मुक्त राजस्थान के लिए 3 यहाँ निदेशालय, यहाँ टास्क फोर्स की स्थापना की, जो आपने यहाँ समझी है। पहला नशा मुक्त के लिए नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय या आयुक्तालय का गठन किया गया। सेकंड है हमारा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, और तीसरा है एंटी नारकोटिक्स यूनिट का यहाँ पर गठन किया गया है। नेक्स्ट साथियों आगे बढ़ते हैं, एक और योजना अभियान है साथियों आपके सामने, देखिएगा क्या योजना है साथियों, स्वयं सिद्ध अभियान। कौन सी योजना है, स्वयं सिद्ध अभियान। अब स्वयं सिद्ध अभियान में क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, बात करते हैं कि बच्चों में नैतिक मूल्यों को आदत डालने के लिए एक शुरू किया। नैतिक मूल्य, बच्चों में नैतिकता आनी चाहिए। आजकल बच्चे हमारे जो सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, तो ज्यादा कहीं बच्चों में वो नैतिकता की भावना नहीं रहती। तो इन नैतिकता मूल्यों को बढ़ाने के लिए कि बड़ों के का सम्मान करना, बड़ों के चरण स्पर्श करना, अपने धर्म के प्रति निष्ठा बनाए रखना, ऐसी गुरुजनों का आदर करना, ऐसी नैतिक मूल्यों की शिक्षा के लिए एक अभियान चला गया। वो अभियान कौन सा है, स्वयं सिद्ध अभियान। अब ये अभियान कहाँ चला गया, तो जयपुर इंजीनियर कॉलेज रिसर्च सेंटर विश्वविद्यालय जो जयपुर है, वहां पर इस अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है साथियों, एक और हमारा मिशन है, वो कहलाता है हमारा मिशन एकलव्य। अब मिशन एकलव्य क्या है, तो मिशन एकलव्य कि यहाँ पर जगह जगह राज्य के जगह जगह लाइब्रेरी बनाने से संबंधित हमारा मिशन एकलव्य संबंधित है। याद रखना, मिशन एकलव्य यहाँ का धनुर्विद्या से नहीं है, या हमारा लाइब्रेरी बनाने से संबंधित है हमारा मिशन एकलव्य। नेक्स्ट आगे बात करते हैं साथियों, आगे है ये हमारा प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, PM-श्री। क्या है इसका उद्देश्य, क्या है इसका उद्देश्य, विद्यालयों का विकास एवं उन्नयन के लिए यह हमारा एक PM-श्री योजना चालू की गई। राज्य के विद्यालय कितने, 716 मॉडल स्कूल बनेंगे। यहाँ बहुत अच्छा प्रश्न आप सबके लिए, क्योंकि आप विद्यालय से जुड़े होने जा रहे हैं, विद्यालय से जुड़ेंगे, उससे संबंधित राज्य में 716 मॉडल स्कूल का निर्माण किया जाएगा, गठन किया जाएगा। इसकी घोषणा कब की गई, 5 सितंबर जो हमारा शिक्षक दिवस है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति माननीय जो हमारे कहलाने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्हीं के जन्म दिवस 5 सितंबर 2022 को जो हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, उसी दिन इसकी घोषणा की गई। क्या हो गई कि फिर बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसके तहत हम राज्य में 716 मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे, जिसके लिए घोषणा सरकार द्वारा कब की गई, 5 सितंबर 2022
2022 को की गई। तो साथियों हमने यहाँ पर क्या चीज देखी है, फिर से देखते हैं अपन यहाँ क्या चीज अपन यहाँ देख रहे थे। तो साथियों हमने यहाँ पर इंदिरा गांधी शहरी योजना की शुरुआत की बात करी, 9 सितंबर 2012, खानिया की बावड़ी जयपुर। फिर बात करते हैं नशा मुक्त राजस्थान के लिए 3 प्रकार के यहाँ पर आयुक्त टास्क फोर्स या यूनिट बनी है, जिसकी अपन ने बात करी। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर स्वयं सिद्ध अभियान। स्वयं सिद्ध अभियान क्या है कि बच्चों में नैतिक मूल्यों का गठन करने के लिए, उन आदत को डालने के लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज जो जयपुर का इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां पर इसका शुभारंभ किया गया था। फिर बात करते हैं मिशन एकलव्य किससे संबंधित है, लाइब्रेरी बनाने से, निर्माण करने से संबंधित है। और फिर अंतिम हमारा कि विद्यालयों के विकास होने के लिए हम 716 मॉडल स्कूल बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत ये स्कूल खोले जाएंगे। कब खोले जाएंगे, इसकी घोषणा कब की गई कि 5 सितंबर 2022 को की। साथियों इस बात को आपने समझा होगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं साथियों, बहुत अच्छी जानकारी कोटड़ा से है। कोटड़ा साथियों हमारी तहसील है। क्या है साथियों, कोटड़ा हमारी तहसील है। और कोटड़ा तहसील में सबसे ज्यादा अगर कोई जनजाति रहती है तो वो है हमारी कत्थोड़ी जनजाति। कौन सी जनजाति रहती है, कत्थोड़ी जनजाति के लोगों का सर्वाधिक निवास है हमारी कोटड़ा तहसील में। अब क्या किया गया, कोटड़ा तहसील में 2022 में आदि महोत्सव का आयोजन किया गया। सीधा प्रश्न पूछेगा कि राजस्थान की किस तहसील में आदि महोत्सव 2022 का आयोजन हुआ, तो यह तहसील हमारी उदयपुर की कोटड़ा तहसील, जहां पे सबसे ज्यादा कत्थोड़ी जनजाति के लोग रहते हैं, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ साथियों आपको कुछ राज्यों के नृत्य देखें, समझने का प्रयास कीजिएगा साथियों। पहला है सिंगारी नृत्य, कहाँ का प्रसिद्ध है, तो हमारा ओडिशा का है। नटुआ नृत्य कहाँ का है, पश्चिमी बंगाल का है। राठवा नृत्य कहाँ का है, गुजरात का है। गटुम्बा बाजा नृत्य हमारा मध्य प्रदेश का है। और सांगी मुखोवटे नृत्य हमारे महाराष्ट्र का। ये पांचों जो नृत्य हमारे जनजाति क्षेत्रों से संबंधित नृत्य। एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने वाला प्रश्न है कि आदि महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ, तो हमारा कोटड़ा तहसील उदयपुर में हुआ। वो कोटड़ा तहसील किसके लिए जानी जाती है, विशेष तौर पर हमारी कत्थोड़ी जनजाति के लिए जानी जाती। अब ये सब बातें हमको जानकारी कहां से मिलती कि देश भर की जनजाति कला एवं संस्कृति की जानकारी दी गई है, वो हमारे रंगायन से दी गई है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं साथियों, बहुत अच्छी बात कोटड़ा से संबंधित फिर से आई है कि क्या ये बात है कि बाल आयोग आपके द्वारा, बाल आयोग बच्चों के लिए आयोग बना हुआ है, बाल आयोग आपके द्वारा जन जागृति अभियान कहां से प्रारंभ हुआ, तो वो भी हमारी कोटड़ा तहसील उदयपुर से प्रारंभ हुआ। समझना अच्छा प्रश्न साथियों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि बाल आयोग आपके द्वारा जन जागृति अभियान कहां से प्रारंभ किया, कोटड़ा उदयपुर से प्रारंभ किया गया। ठीक है साथियों, ये थी हमारी आदिवासी संस्कृति से संबंधित एक जानकारी। एक हमारी हस्तशिल्प नीति से संबंधित एक जानकारी साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है कि प्रदेश की पहली क्या है, हस्तशिल्प नीति एवं नई SSMI नीति जारी की गई। यह देश की पहली नीति किससे संबंधित है, हस्तशिल्प नीति से संबंधित है। जारी किसने किया साथियों, तो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री एक विभाग है। समझना पहले, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री विभाग ने इस हस्तशिल्प नीति एवं नई SSMB नीति को जारी किया। तो दूसरा प्रश्न बनता है कि उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री वर्तमान में राजस्थान में कौन है, तो शकुंतला रावत मैडम है हमारे यहाँ की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री रही। अब इसका प्रावधान क्या है, क्या प्रावधान है यहाँ समझिएगा। हस्तशिल्प म्यूजियम, हस्तशिल्प जो संग्रहालय है, हस्तशिल्प म्यूजियम की स्थापना जो हमारी जयपुर में की जाएगी। दूसरा, कलाकारों को लोन के ब्याज पर 100% सब्सिडी मिलेगी। किसी प्रकार का उनको कोई सब्सिडी मिलेगी, ब्याज पर पूरी तरह से सब्सिडी मिलेगी। ये दो बातें हमारे इस प्रावधान में डाली गई। किस प्रावधान में, हस्तशिल्प नीति और नई SSME के अंतर्गत डाली गई। तो आप इस बात को समझ गए कि ये हमारी जनजाति संबंधित प्लस हमने हस्तशिल्प नीति से संबंधित जानकारी हमने यहाँ पर कलेक्ट की है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों,
यहाँ साथियों आपके सिलेबस का एक छोटा सा हिस्सा जो यहाँ डाला गया करण जी के नाम से, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, भले वो सीटी का एग्जाम हो, भले वो रिट मुख्य परीक्षा का एग्जाम हो, आपके सिलेबस का हिस्सा है। सिंपल प्रश्न है लेकिन कभी भी गलती से आ जाता है। क्या है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष पूछ लिया जाए कि राजस्थान का राज्य कौन सा है, तो वो हमारा खेजड़ी है राजस्थान का राज्य वृक्ष। फिर बात करें राजस्थान का राज्य पुष्प कहें तो वो हमारा रोएड़ा के जो फूल होते हैं वो राजस्थान के राज्य पुष्प के रूप में जाने जाते हैं। फिर राजस्थान का पक्षी की बात करते हैं तो वो हमारा घोड़ावल है। ये हमको कब इनको घोषित किया गया, 1983 और 1981 में घोषित किया। अब यहाँ साथियों दो प्रकार के पशु आ चुके हैं। पहले हमारा राजस्थान का एक ही पशु हुआ करता था, लेकिन वर्तमान 2014 से यहाँ पर दो प्रकार के पशु हो गए। एक तो हो गया हमारा वन्यजीव पशु और एक हो गया हमारा पालतू पशु। प्रश्न पूछे राजस्थान का वन्य जीव राज्य पशु कौन सा है, तो वो हमारा चिंकारा है, जिसको 1981 में राज्य पशु का वन्य जीव पशु का दर्जा दिया गया था। लेकिन वर्तमान में राज्य की पालतू पशु कौन है, तो हमारा ऊंट है, जिसको 2014 में राज्य पालतू पशु घोषित किया गया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं राज्य वृक्ष खेजड़ी है साथियों, पुष्प है रोएड़ा, पक्षी है घोड़ावल, वन्य जीव पक्षी है चिंकारा, वन्य जीव जो पशु है वो चिंकारा, वो पालतू पशु हमारा ऊंट। अब हम बात करते हैं नृत्य की, किसकी बात करते हैं, राजकीय नृत्य की बात करते हैं तो वो हमारा घूमर है। कौन सा साथियों, घूमर। बहुत अच्छा प्रश्न है घूमर, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, नृत्यों की आत्मा कह सकते हैं, नृत्यों का सिरमौर कह सकते हैं, राजकीय नृत्य तो कह ही रहे, रजवाड़ी नृत्य भी कह सकते हैं, या महिलाओं का लोकप्रिय नृत्य कह सकते हैं, जो गणगौर को विवाह अवसर पर महिलाओं द्वारा सबसे ज्यादा इस नृत्य को किया जाता है, तो वो नृत्य हमारा राजकीय नृत्य घूमर। नेक्स्ट आगे इसी प्रतीक चिन्ह में बात करते हैं। प्रतीक चिन्ह में दो तीन बातें और हैं साथियों। शास्त्रीय नृत्य, हमारा शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो कथक हमारा राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य। और इस शास्त्रीय नृत्य का आदिम घराना पूछ ले साथियों, क्या पूछ ले, आदिम घराना। शास्त्रीय नृत्य का आदिम घराना पूछता है तो वो हमारा जयपुर घराना, जयपुर घराना जो है हमारा, वो हमारा शास्त्रीय नृत्य का आदिम घराना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इस शास्त्रीय नृत्य के अगर राजस्थान में जनक है तो भानु जी हैं। कौन इसके जनक, प्रवर्तक की बात करते हैं, इसके प्रवर्तक की बात करते हैं, प्रवर्तक, तो प्रवर्तक है हमारे भानु जी। भानु जी राजस्थान में कथक नृत्य शास्त्रीय नृत्य के प्रवर्तक माने। फिर बात करते हैं राज्य खेल की बात करते हैं तो राज्य खेल हमारा साथियों बास्केटबॉल है। राज्य मिठाई की बात करते हैं तो घेवर है। भारत में मिठाई की बात करते हैं राष्ट्रीय मिठाई तो वो हमारी जलेबी है, लेकिन राजस्थान में हमारी घेवर। और राज्य गीत की बात करते हैं तो केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। अब इस राज्य की गीत जो केसरिया बालम है, इसको सबसे पहले किसने गाया, तो मांड गायिका जो हमारी मांगी भाई आर्य है उसने सबसे पहले गाया है, वो सर्वाधिक बार गाया है, तो वो है हमारी अल्लाह जिलाई बाई बीकानेर की। मांगी भाई आर्य जो है वो उदयपुर की हैं, वो अल्लाह जिलाई हमारी बीकानेर की सर्वाधिक बार गाया अल्लाह जिलाई बाई ने, पहली बार गाया मांगी भाई आर्य ने। किसको गाया, राज की गीत केसरिया बालम, इसको गाया गया। ठीक है, तो ये थे साथियों हमारे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह जिसकी अपन यहां जानकारी फिर से समझिएगा। राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पुष्प रोएड़ा, राज्य पक्षी घोड़ावन। पशु में दो प्रकार के, एक तो वन्य जीव पशु की बात करें तो चिंकारा, पालतू पशु की बात करें ऊंट, नृत्य की बात करें घूमर। घूमर में एक बात और आपको देखना है, घूमर में 8 मात्रा के कहरवे की एक चाल होती है। प्रश्न आपको 8 अंक जैसे पूछा जा सकता है, घूमर में 8 मात्रा के कहरवे की जो चाल होती है उस चाल को क्या कहा जाता है, तो उस चाल को अपन बोलते हैं सवाई। क्या बोलते हैं अपन, सवाई बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछने की संभावना रखता है। 8 मात्रा के कहरवे की चाल, कहरवे की चाल, कहरवे की जो चाल है उस चाल को अपन क्या बोलते हैं, सवाई कहते हैं। ये किससे संबंध में, ये हमारी घूमर से संबंधित जानकारी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये था हमारा
और नेक्स्ट और हमारे पास जो प्रतीक चिन्ह के रूप में वो है हमारे, देखिए साथियों, राजस्थान का वाद्य यंत्र, यहाँ गीत की बात, अब वाद्य यंत्र है अलगोजा। दो बांसुरियों को एक साथ मुंह में रखकर जो नक्शांसी से बजाया जाता है वो हमारा अलगोजा वाद्य कहलाता है। याद रखना, राजस्थान का राजकीय वाद्य है अलगोजा। दो बांसुरी को एक साथ मुंह में रखकर नाक की सांस से वादक इसको बजाता है। राजस्थान के किस साहित्यकार को हमारा राज्य कवि का दर्जा दिया गया है? तो हमारे बूंदी के हैं, बूंदी के हमारे सूर्यमल मिश्रण, जिन्होंने अनेक प्रकार की रचना लिखी। क्या लिखा? वीर सत्सई लिखा, वंश भास्कर लिखा, रामन जाट लिखा, बलभद्र विलास लिखा, छंद मयूख लिखा है, सती रासो लिखा है ना। ये सब लिखने वाले हमारे बूंदी के दरबारी कवि हमारे महाराव राम सिंह जी दरबारी कवि 1857 की क्रांति के समय के कवि है हमारे सूर्यमल मिश्रण, जिनको अपन वीर रसावतार, इनको अपन किस नाम से जानते हैं? वीर रसावतार के नाम से जानते हैं। वीर रसावतार कह सकते हैं, पुनर्जागरण या नव जागरण के पुरोधा कवि कह सकते हैं, या राजस्थान भूषण नाम से इनको जानते हैं। वो कवि हमारे सूर्यमल मिश्रण, ये हमारे राजस्थान के राज्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। राजस्थान स्थापना दिवस साथियों 30 मार्च को सबसे ज्यादा, यहाँ 30 मार्च 1949 तक हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा रियासतें राजस्थान एकड़ में जुड़ चुकी थी, अतः 30 मार्च को अपन स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना, दिवस के रूप में मनाते। लेकिन स्थापना हुई तो 1 नवंबर 1956 को अधिकांश नहीं सारी रियासतें हमारे यहाँ पर जुड़ चुकी थी और राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण हो गया। तो राजस्थान दिवस पूछे तो 30 मार्च, और राजस्थान स्थापना दिवस पूछे तो 1 नवंबर 1956 है हमारा, 1956 मानते हैं दिवस के रूप में 1 नवंबर को हम मनाते हैं। राजस्थानी भाषा दिवस या मातृभाषा दिवस, राजस्थानी भाषा दिवस या मातृभाषा दिवस अपन हमेशा 21 फरवरी को मनाते हैं। हिंदी भाषा दिवस हम मनाते हैं 14 सितंबर को, और राजस्थानी भाषा दिवस के हुए साथियों या मातृभाषा दिवस के हुए, तो ये आएगा प्रश्न आपका आंसर, तो हमारा 21 फरवरी को आता है। 1-2 पॉइंट है साथियों इसी के साथ जुड़े हुए, देखिएगा क्या पॉइंट है कि राज्य के किस जिले में झींगा पालन, झींगा पालन क्या है कि खारे पानी के प्रतिकूल शुरू किया गया। जो झींगा पालन है वो हमारा चूरू से शुरू किया गया, और बजट 2022-23 में मत्स्य विभाग के कार्यालय खोलने की घोषणा की गई, वो चूरू में की गई। वो मत्स्य विभाग जो प्रॉपर है वो हमारा जयपुर में है। तो चूरू में एक मत्स्य विभाग का कार्यालय खोलने के बाद बजट 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा इसको घोषित किया गया है। नेक्स्ट साथियों अगली बात करते हैं, अगली हम यहाँ खेल से संबंधित बात करेंगे साथियों। खेल है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी हमारे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की बात करेंगे। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो 2022 की बात करते हैं, तो सबसे पहले राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल से पहले हमारे राजस्थान के खेल मंत्री कौन है उनकी बात करते हैं। तो राजस्थान के पहले खेल मंत्री है हमारे साथियों अशोक चांदना, हमारे राजस्थान के खेल मंत्री हैं। उसके बाद बात है कि राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष होने कृष्णा पुनिया, ये कृष्णा पुनिया हमारी बहुत अच्छी डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी है, जो अभी विधायक भी, वो पहली महिला अध्यक्ष बनी है हमारी किसकी? राजस्थान क्रीड़ा परिषद की। अब इसकी स्थापना कोई 1957 में हुई थी। अब बात करते हैं ग्रामीण ओलंपिक की बात करते हैं, तो ग्रामीण ओलंपिक चालू करने वाला राजस्थान जो है वो देश में पहला स्थान रखता है साथियों। फिर से समझिएगा, जो हमारी राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक की शुरुआत की गई, पहली बार की गई पूरे देश स्तर पर 28 राज्यों में से राजस्थान पहला ऐसा देश है जहां देश स्तर पर ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। अब जब आयोजन किया गया तो उसमें कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 20 लाख पुरुष थे और 10 लाख हमारी महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। अब प्रश्न यहाँ फिर से बनता है कि वह कौन सा जिला है राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक में जिसमें सर्वाधिक टीमें और सर्वाधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया? वह जिला है हमारा साथियों नागौर, जो राजस्थान का बीचों बीच वाला जिला है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने की संभावना रखता है कि राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक में सबसे ज्यादा खिलाड़ी और सबसे ज्यादा टीम किस जिले से आई? तो हमारा नागौर जिले से आई।
फिर बात करते हैं, अब जब ये राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक हुआ तो इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। यह राजस्थान हमारा पहला राज्य बना देश स्तर पर जहाँ इस प्रकार की खेल भावनाओं को बढ़ाया गया माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। अब हम बात करते हैं आगे कि हमारा जो ग्रामीण ओलंपिक की जो मसाल, ग्रामीण ओलंपिक की मसाल कब जलाई गई, तो 29 मई 2022 को हमारी ग्रामीण ओलंपिक जो होने वाले थे उसकी मसाल की शुरुआत करने के बाद मसाल जलाई गई थी 29 मई 2022 को। अब यहाँ जब मसाल जलाई गई थी उसमें ये मसाल किसको दी गई, तो विश्व चैंपियन हमारे रजत चौहान तीरंदाजी है ना। प्रश्न यहाँ पे बन जाता कभी कभी साथियों कि किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, तो मसाल जो हाथ में दी गई थी तो मसाल लेने वाले दो व्यक्ति थे, तो एक तो था विश्व चैंपियन हमारा तीरंदाजी रजत चौहान साहब थे और दूसरा था हमारा एशियन गेम के मेडलिस्ट थे हमारी मंजू बाला। इन दोनों के हाथ में इस ओलंपिक की मसाल को थमाया गया था। अब बात करते हैं राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, तो 29 अगस्त 2022 को जो हमारा खेल दिवस के रूप में राष्ट्रीय खेल दिवस के मनाते हैं वह उस दिन हुई थी 29 अगस्त 2022। वो कहाँ शुरुआत की गई, तो इसकी जो शुरुआत जो की गई थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा शुरुआत की गई थी वो पाल गांव में की। कहाँ की गई शुरुआत इसकी, राज्य स्तर पर अगर शुरुआत हुई है तो पाल गांव, तो पाल गांव कहाँ है, तो लूणी पंचायत समिति जोधपुर में इसकी शुरुआत हुई साथियों। वो समापन कब हुआ, तो 20 अक्टूबर 2022 को। वो कहाँ समापन हुआ, सवाई माधोपुर स्टेडियम जयपुर में। शुरुआत कहाँ हुई, जोधपुर में, समापन कहाँ हुआ, जयपुर में। समझना साथियों बहुत अच्छा प्रश्न बनने की संभावना रखता है। फिर से समझा रहा हूँ, ग्रामीण ओलंपिक की जो मसाल जो जलाई गई कब जलाई गई, 29 मई 2022 को। यह मसाल किन दो खिलाड़ियों के हाथों में थमाई गई थी, तो एक खिलाड़ी थे हमारे रजत चौहान तीरंदाजी से हैं और एक हमारी मंजू बाला जो एशियन गेम की मेडलिस्ट हैं, गोल्ड मेडल लिया, उन दोनों को थमाई गई। शुरुआत कब हुई, 29 अगस्त 2022। कहाँ हुई, पालगांव। पालगांव कहाँ है, लूणी पंचायत समिति जोधपुर में। इसका समापन कब हुआ, 20 अक्टूबर 2022। कहाँ हुआ, मान सिंह स्टेडियम जयपुर में। ठीक है। अब यहाँ बाद में सरकार द्वारा और घोषणा की गई कि आने वाले समय में शहरी ओलंपिक खेलों की भी घोषणा कर दी गई थी 26 जनवरी 2023 को, लेकिन इसको सरकार ने फिर से कैंसिल करके अब कर दिया कि इसकी शुरुआत अपन बाद में ग्रामीण ओलंपिक के साथ ही इसको डालेंगे। तो घोषणा की थी 26 जनवरी, लेकिन इसको यह शुभारंभ नहीं हो पाया। ठीक है साथियों, आगे बात करें, इसी ओलंपिक की बात करते हैं। तो इस ओलंपिक का शुभंकर क्या था, बहुत अच्छा प्रश्न बनने की संभावना रखता है कि हमारे ग्रामीण ओलंपिक का जो शुभंकर था वो क्या था, शेरू। क्या था, बोले मुंह से शेरू इसका शुभंकर था। अब यहाँ पर एक थीम थी, एक सॉन्ग था, थीम सॉन्ग क्या था, देखो कितना राजस्थानी शब्द है, चालो चालो रे साथीड़ा, चालो चालो रे साथीड़ा, सारा मिलके खेला। कि ए साथीड़ा, ए दोस्तों, चालो चालो रे साथीड़ा, सारा मिलकर, सबने हमने ही एक साथ मिलकर इस खेल को खेलते हैं। एक प्रश्न बहुत अच्छा आपको ये खेल पूछे जा सकते हैं कि ग्रामीण ओलंपिक जो खेल खेला गया था, जो ओलंपिक हुआ था, उसमें कुल कितने खेलों को शामिल किया गया था। एक तो किया था कबड्डी, एक था हमारा वॉलीबॉल, एक था हमारा टेनिस बॉल क्रिकेट थी, एक हॉकी है, एक खो खो है और एक शूटिंग है। ये 6 खेलों को राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक में शामिल किया गया था। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं इसी ओलंपिक के संबंध में। ग्रामीण ओलंपिक खेलों में ऑल ओवर चैंपियन जिला कि ऑल ओवर सबसे ज्यादा किस जिले ने पदक जीते, किस जिले ने पदक जीते, तो हनुमानगढ़ जिले ने सबसे ज्यादा पदक जीते। समझना, नागौर में हमने क्या कहा था, नागौर की अभी हमने बात करी थी, नागौर में सबसे ज्यादा खिलाड़ी आए हैं, सारे टीमें आई थी और खिलाड़ियों ने भाग लिया, वो नागौर है। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं कि ग्रामीण ओलंपिक खेलों में ऑल ओवर चैंपियन जिला कौन रहा, तो हमारा हनुमानगढ़ जिला रहा। शुरुआत अभी वापिस वही बात आ गई, सारी ओलंपिक खेल की शुरुआत होगी वो 26 जनवरी 2023, लेकिन हुई नहीं, वो इसको आगे बढ़ा देगा। अब बात करते हैं अक्टूबर 2021 में राज्य ओलंपिक संघ के निर्विरोध अध्यक्ष जो चुने गए थे, वो अध्यक्ष चुने गए राम अवतार सिंह जाखड़। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि
राजस्थान में जो ओलंपिक संघ बना हुआ है उस संघ के पुनः निर्विरोध अध्यक्ष को चुना गया, तो राम अवतार सिंह जाखड़ साहब को चुना गया है। तो ये तो था हमारे ओलंपिक से संबंधित जानकारी। आशा करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट, ये खेल से संबंधित साथियों फिर से आया है, क्या आया है, राष्ट्रीय खेल। अभी हम पढ़ रहे थे राजस्थान के ओलंपिक, ग्रामीण ओलंपिक खेल की बात कर रहे थे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन 36वें राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ, तो गुजरात हुआ। तो मेजबान राज्य क्या हो गया, गुजरात हो गया। अब ये कब से कब तक चले, तो 27 सितंबर से 10 अक्टूबर, ये 13-14 दिन तक हमारे यहाँ पर 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेल हुए। राष्ट्रीय खेल कब मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है, तो ये हमने बात की थी, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है, हॉकी के जादूगर, उनके जन्म दिवस 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। हम यहाँ बात करते हैं जब ये खेल हुआ था, राष्ट्रीय खेल दिवस, वो खेल जो हुआ 36वां, उसमें उद्घाटन समारोह में राजस्थान की ओर से उस दल का ध्वजवाहक कौन था, तो ये थे हमारे रजत चौहान, तीरंदाजी जो विश्व चैंपियन है, वो हमारे इसके ध्वजवाहक है। फिर बात करें राजस्थान दल का मुख्य स्पॉन्सर कौन था, भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई जो थे, वो हमारा एसबीआई जो बैंक है वो हमारा राजस्थान का मुख्य स्पॉन्सर रहा है। फिर बाकी राजस्थान ने इस 36वें राष्ट्रीय खेल में कितने पदक जीतकर अपना स्थान प्राप्त किया, तो 20वां स्थान प्राप्त किया। साथियों थोड़ा राजस्थान पिछड़ा हुआ है खेलों में। हम यहाँ भारत स्तर की बात करें, वहीं हम देख लेते हैं कि राजस्थान 28 राज्यों में से 20वें स्थान पर रहा, और प्रथम स्थान पे कौन रहा, सिविल रहा है, और उसने 61 गोल्ड 61 गोल्ड जीते, और द्वितीय स्थान पे महाराष्ट्र, और राजस्थान हमारा 20वें स्थान पर। राजस्थान 20वें स्थान पर रहकर कुल कितने पदक जीते, तो 30 पदक जीते। कितने पदक जीते साथियों, 30 पदक जीते हैं। फिर आगे बात करते हैं 30 पदक के बाद स्वर्ण कितने जीते गए, तो स्वर्ण हमको मिले हैं, स्वर्ण मिले हैं 30 में से 3 को स्वर्ण मिला है। और वो स्वर्ण कौन कौन से हैं, किसको मिला है, तो खिलाड़ी है मुकेश गौड़ा जो राजस्थान पुलिस से हैं, और वसु खेल से संबंधित है। सेकंड है कविता सिया जो साइकिलिंग से हैं, और विवान कपूर है जो निशानेबाजी। इन 3 खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक मिला है, 3 खिलाड़ी, और 3 खिलाड़ियों को रजत पदक मिला है, रजत पदक मिला है। वो है यमनदीप शर्मा जो एथलेटिक्स डिस्कस डिकिंस लॉन से हैं, और नीतीश पुनिया जो है वो हैमर थ्रो से हैं, कर्ण सिंह है जो हमारे तलवारबाजी से हैं। बाकी 24 लोगों को कांस्य पदक मिला है साथियों। तो हम यहाँ देखें राजस्थान पदक जीतने में विश्व स्थान पर कुल पदक जीते हैं 30 में से 3 स्वर्ण हैं, 3 रजत हैं, और 24 बाकी जो बचते हैं वो हमारे कांस्य पदक। किसकी बात करें, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 जिसका मेजबान हमारे गुजरात राज्य ने किया है। बात आप इसको समझ पाए। अब आगे बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं साथियों। टोक्यो ओलंपिक ये था हमारा राष्ट्रीय खेल 36वां। उससे पहले हमने बात की थी राजीव गांधी खेल ओलंपिक, ग्रामीण ओलंपिक की बात। अब हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक खेलों का आयोजन की बात करें। टोक्यो किसकी राजधानी, जापान की राजधानी, वहां पे टोक्यो ओलंपिक हुआ था। आयोजन कब हुआ था, किस तिथि से किस तिथि तक, तो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक, 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक ये हमारे टोक्यो ओलंपिक हुए। वो क्रम में कौन सा था, ये हमारा 32वां था। कौन सा था, 32वां। अब हमारा 33वां जो ओलंपिक जो हमारा विश्व स्तर पर होता है वो ओलंपिक कब होगा, 2024 में होगा। वो पेरिस फ्रांस में होने वाला। अभी 32वां जो हुआ है वो कहाँ हुआ, टोक्यो जापान में हुआ है। अब 33वां जो होने वाला है वो कहाँ होगा, 2024 पेरिस फ्रांस में होगा। नेक्स्ट ईयर हमारे यहाँ पर टोक्यो में पेरिस में होने वाला है। बात आप समझे होंगे। नेक्स्ट अब हम टोक्यो ओलंपिक में बात करते हैं साथियों। तो टोक्यो ओलंपिक में जो हम बात कर रहे हैं उसमें पहले स्थान पर कौन रहा, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम स्थान रहा यूएसए का। लेकिन हम अपने भारत देश की बात करते हैं तो टोक्यो ओलंपिक में भारत का 48वां स्थान रहा साथियों। थोड़ा सा
हम खेल के मामले में बहुत कमजोर है साथियों। बात करते हैं स्वर्ण पदक किसने जीता, नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंक में जीता है। फिर बात करते हैं बीजिंग ओलंपिक जो 2008 में, उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता, अभिनव बिंद्रा जो शूटर से संबंधित है। जेवलिन थ्रो था हमारा तो 87.57 मीटर में था जिनको मिला है। फिर बात करें राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो दिवस मनाने जाने की घोषणा 7 अगस्त को की गई, तो ये आपको दिवस पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो दिवस मनाने की घोषणा कब की गई, 7 अगस्त को मनाने की बात है। अब हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक जो था, ये तो पहला पदक जो था नीरज चोपड़ा ने जीता स्वर्ण पदक, उसकी बात करें। अब यहाँ बात करें टोक्यो ओलंपिक में राजस्थान से भाग लेने वाले खिलाड़ी, इस पर प्रश्न साथियों एग्जाम में आया है, आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान से कौन कौन खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में गए। एक तो थी हमारी अपूर्वी चंदेला जो एयर राइफल निशानेबाजी है, जो राइफल शूटर है। दूसरी भावना जाट रेस वाहक है, दूसरी है भावना जाट रेस वाहक है जो पैदल चाल से संबंधित है। तीसरा है हमारे अर्जुनलाल जाट जो डबल स्कल राइंग स्पर्धा से संबंधित है। और दिव्यांश पवार जो एयर राइफल निशानेबाजी नंबर 1 राइफल शूटर कहलाते हैं। इन 4 खिलाड़ियों ने राजस्थान की ओर से टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया। अब यहाँ बात करते हैं जो टोक्यो ओलंपिक की जो बात करते हैं उसकी बात, पैरा ओलंपिक की बात, ये था टोक्यो ओलंपिक। अब यहाँ 16वां, वो 32वां था, ये 16वां है। ये टोक्यो ओलंपिक पैरा ओलंपिक जो विकलांगों से संबंधित होता है खिलाड़ी से, वो 2020 में हुआ, उसकी चर्चा अपन यहाँ करने वाले हैं। बात करते हैं ये ओलंपिक भी कहीं हुआ, कहाँ हुआ, तो सेम टोक्यो जापान की राजधानी, वहां 16वां टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ है। कब हुआ, तो 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक हुआ है। इसका जब हुआ था तो हमारा इसकी थीम क्या रखी गई, हमारे पास पंख हैं। क्या थीम रखी गई थी साथियों, हम यहाँ विकलांग ओलंपिक की बात करें, टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात कर रहे हैं, तो उद्घाटन समारोह की जो थीम थी वो क्या थी, हमारे पास पंख है। और इसमें राज्य भारत का कौन सा स्थान रहा, 24वां स्थान रहा, उसमें 48वां स्थान, इसमें 24वां स्थान, ठीक है, आधा उल्टा डबल आप देख लीजिएगा, है ना। भारत को पहला पदक जीता है, किसने जीता, भाविना पटेल ने जीता। भाविना पटेल जो जिसने रजत पदक जीता है। पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है, वो है दिव्या मलिक जो 2016 में उसने पदक जीता है। पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी महिला कौन है, तो वो भाविना पटेल है जिसने 2021 में रजत पदक जीता। अभी हमने यहाँ बात की है। नेक्स्ट साथियों आगे बात करते हैं पैरा जो ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तो वो है हमारी अवनी लेखरा जो हमारे जयपुर से बिलोंग करती है। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला की बात करें तो यह आ जाती है हमारी इसमें इसी 2021 वाली की बात करें तो अवनी लेखरा है। और पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तो ये भी हमारी अवनी लेखरा ही है। तो यहाँ हमने यह बात कर ली है खेलों से संबंधित, खेल से संबंधित प्रश्न हमको काफी सारे पूछ लिए जाते हैं जिसकी अपन ने यहाँ बात करी है। एक तो राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक की बात करी, एक 36वां राष्ट्रीय खेल की बात करी, एक हमने प्रॉपर जो 32वां ओलंपिक खेल टोक्यो में हुआ उसकी बात करी, और हमने 16वां ओलंपिक जो टोक्यो ओलंपिक जो पैरा ओलंपिक है उसकी बात करी है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं साथियों, अगले हमारे राजस्थान को अभी वही बात आई है कि राजस्थान के 4 खिलाड़ी ने 5 पदक जीते हैं। उसकी बात आई कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पदक जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ी कौन कौन है, तो एक थी हमारी अवनी लेखरा जो 2 पदक जीती है इस निशानेबाजी में, एक स्वर्ण जीता है और एक कांस्य जीता। अवनी लेखरा बहुत हाईलाइट है साथियों, एग्जाम में पूछने की संभावना रखता है खेल खिलाड़ी के अंतर्गत, याद रखना है ना। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रही है और पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भी पहली भारतीय महिला हमारी अवनी लेखरा जयपुर से। किस खेल से संबंधित है, निशानेबाजी से संबंधित है। पदक कहां जीता, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में जीता है, याद रखिएगा। सेकंड खिलाड़ी कौन है राजस्थान के, तो देवेंद्र जाजरिया जेवलिन थ्रो से हैं और इन्होंने कितने मीटर की बात करी है, थ्रो किया है 64.35 मीटर जो एक रजत पदक में जीता है। तीसरा है हमारे कृष्णा नागर जो बैडमिंटन से संबंधित है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। चौथे हमारे सुंदर गुर्जर जो जेवलिन थ्रो है 62.51 मीटर जो 81 पदक जीता। बात करें थे पैरा टोक्यो ओलंपिक में 4 खिलाड़ियों ने 5 पदक जीते। अब खिलाड़ी 4 हैं
पदक 5 है। क्यों है? क्योंकि अवनी लेखरा ने 2 पदक जीते हैं। बात आप समझ रहे हैं। एक पदक हमारा स्वर्ण पदक है, एक है हमारा कांस्य पदक, ये सब कह सकते हैं। अब आता है राजस्थान की बात करते हैं कि वर्तमान में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो वैभव गहलोत भाई साहब है, तो हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सुपुत्र हैं, है ना, वो है हमारे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष। फिर बात करते हैं बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो वो है हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। फिर हम बात करते हैं साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न ये खिलाड़ी से संबंधित है, खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित प्रश्न आया साथियों, बहुत अच्छा समझने का प्रयास कीजिएगा कि खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रदेश के खिलाड़ी कौन कौन जिनको खेल रत्न पुरस्कार मिला है। एक तो है हमारे केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह, जो निशानेबाजी 2004 में इन्होंने पदक जीता था, उनको मिला है खेल रत्न पुरस्कार। दूसरे हमारे देवेंद्र झाझरिया देवरन थ्रो में 2017 मिला है। और तीसरा भी वर्तमान लेटेस्ट है अवनी लेखरा, जो राइफल शूटर 2021 में इन्होंने पदक जीता। इन 3 खिलाड़ी जो राजस्थान से संबंधित साथी, इनको खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 के सम्मानित खिलाड़ी कौन कौन से। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो 2021 में मिला है, तो उसमें तो एक तो है हमारी अवनी लेखरा। अच्छा, ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है, ये हमारा भारत का पहला खेल रत्न कह सकते हैं अवार्ड कह सकते हैं। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन हमारे मोदी सरकार द्वारा इसका नाम चेंज कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। उस मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड में पहला खिलाड़ी राजस्थान से बात करते हैं अवनी लेखरा, जयपुर की, जो पैरा शूटिंग से संबंधित है। दूसरी हमारी कृष्णा नागर है, जो ये भी जयपुर से, और ये हमारा पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। फिर आगे अपन और बाकी साथियों खिलाड़ी पर ही चर्चा कर रहे हैं, तो बात आती है हमारे राज्य का वह खिलाड़ी जिसने कुवैत में आयोजित एशियन यूथ एथलेटिक्स में कांस्य पदक जीता। राज्य का वह खिलाड़ी जिसने कुवैत में आयोजित हुआ था, क्या आयोजित था? एशियन यूथ एथलेटिक्स में कांस्य पदक जीता है सिद्धार्थ चौधरी, जो गोला फेंक से संबंधित है। अब सीधा प्रश्न आ जाए, सिद्धार्थ चौधरी का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो हमारी गोला फेंक से संबंधित है। और बात करते हैं नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप बम्बई में जो हुई थी, पदक जीतने वाली राजस्थान के खिलाड़ी कौन कौन से? 2 खिलाड़ी आपके, एक तो रफीक अंद्राबी है, जो सब जूनियर अंडर 11 से संबंधित है और गोल्ड मेडल जीता है। दूसरे है अवलोकित सिंह है, जो जूनियर अंडर 17 जो कांस्य पदक से जीता है। किसकी बात करें? नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप बम्बई में जो आयोजित हुआ, उसमें 2 राजस्थान के खिलाड़ी। फिर बात है राज्य का वह खिलाड़ी जिसने अगस्त 2022 में राष्ट्रीय सीनियर जूडो प्रतियोगिता लखनऊ में हुआ था, उसमें स्वर्ण पदक प्राप्त किया, वो है हमारे हिमांग जायसवाल। ये हमारे वह खिलाड़ी जिन्हें अगस्त 2022 में राष्ट्रीय सीनियर जूडो प्रतियोगिता में लखनऊ में हुआ था, उसमें स्वर्ण पदक के साथ इन्होंने अपना स्थान प्राप्त किया, वो हमारे हिमांग जायसवाल है। ठीक है साथियों, तो ये थे हमारे खेल खिलाड़ी की बात करते हैं। अब हम खेल खिलाड़ी के संबंध में हमारे अशोक गहलोत सरकार ने कुछ घोषणाएं की है साथियों, बहुत अच्छी बात हम यहाँ बात करें कि बजट 2023 में पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों में कितने बीघा जमीन इन खिलाड़ियों को दी जाएगी? 25 बीघा जमीन देने की बात बजट 2022-23 में की गई। अगर कोई खिलाड़ी पदक जीत के लाता है तो राजस्थान सरकार द्वारा उस पैरा ओलंपिक में खेलने वाले खिलाड़ियों को जो पदक जीत के लाएगा उसको 25 बीघा जमीन दी जाएगी। और एक और बात बजट में की गई, बजट 2022-23 में, कि आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना कहां करने की घोषणा की? तो जोधपुर में की। साथियों, ये बहुत अच्छा प्रश्न बनने की संभावना रखता है कि पैरा खेल अकादमी की स्थापना कहां करने की घोषणा राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में की? तो जोधपुर में की। फिर एक बजट बात हो रही, बजट 2022-23 में राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां की जाने की घोषणा की? यह भी हमारी जोधपुर में करने की स्थापना की गई। फिर बात करें कोविड-19 की दोनों डोज, कोविड का नाम तो नहीं ले, लेकिन फिर से एक प्रश्न है हमारे लिए कि कोविड-19 की दोनों डोज जो 100% लगाने के मामले में राज्य का कौन सा स्थान सबसे पहला अव्वल रहा? तो प्रतापगढ़ एक ऐसा जिला है जिसके सारे लोगों ने, वहां के निवासियों ने कोविड-19 की दोनों डोजों को लगवा लिया। उसके मामले में प्रतापगढ़ हमारा पहला स्थान प्राप्त किया है उन्होंने। फिर बात करते हैं राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, करण जी के नाम से प्रश्न
आने की फुल संभावना रखता है कि राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट किस स्थान पर लगाया जाने जा रहा है, तो वो है हमारा दानपुर, और दानपुर है हमारा आपके शहर बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा का जो दानपुर शहर है वहां पर क्या लगेगा, राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट लगने की घोषणा की गई। बहुत जल्द दानपुर बांसवाड़ा में यह अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट लगने वाला है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। साथियों, ये थोड़े से आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान में कुछ महोत्सव मनाए जाते हैं, जो हम महीनों वाइज की बात करते हैं और कहाँ मनाए जाते हैं उसकी बात। पतंग महोत्सव हमारा जयपुर में, जो जनवरी माह में हम कह सकते हैं मकर संक्रांति 14 जनवरी को हम मकर संक्रांति मनाते हैं, उस दिन यहाँ पर पतंग महोत्सव मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव हमारा बीकानेर में जो जनवरी माह में मनाया जाता है। एडवेंचर महोत्सव कोटाबंदी मनाया जाता है। बैलून महोत्सव हमारा बाड़मेर मनाया जाता है। ये हमारे पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित होते हैं महोत्सव। मरु महोत्सव हमारा जैसलमेर में जनवरी फरवरी माह में मनाया जाता है, जनवरी और फरवरी माह में। सेखावटी महोत्सव सीकर, जूनो, चूरू जो फरवरी माह में तीनों जिलों में सेखावटी महोत्सव मनाया जाता है। ब्रज महोत्सव की बात करें तो भरतपुर में, भरतपुर से संबंधित है। ब्रज जो हमारा यूपी के क्षेत्र से, तो ब्रज हमारा निकट भरतपुर में पड़ता है, जो फरवरी माह में ब्रज महोत्सव मनाया जाता है। हाथी महोत्सव हमारा जयपुर में मार्च माह में मनाया जाता है। ये पर्यटन विभाग द्वारा मनाया जाता है। और अंतिम हमारा मेवाड़ महोत्सव हमारा उदयपुर में मार्च अप्रैल महीने में, जो गणगौर जो हमारा त्योहार आता है उसमें मनाया जाता है। और एक गणगौर महोत्सव आता है जो हमारा जयपुर में मनाया जाता है, वो भी हमारा मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। तो ये तो थे साथियों हमारे पर्यटन विभाग द्वारा कुछ आयोजित होने वाले महोत्सव, जिसकी जानकारी हमने यहाँ ली है। प्रश्न इससे संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों, आज की क्लास का अंतिम चैप्टर की बात करते हैं, और वो है हमारी 20वीं पशु गणना की बात करते हैं साथियों। 20वीं पशु गणना, मेरे हिसाब से आपको सब बातें समझ में आई होगी। हम चर्चा करेंगे कि 20वीं पशु गणना की बात करते हैं। तो पशु गणना, तो 20वीं पशु गणना की बात करें तो कुल पशु क्षमता कितनी है, तो 568.01 लाख पशु हमारे राजस्थान में है। और भारत में पशु गणना का, राज्य में भारत की पशु गणना का कितना परसेंट है, तो 10.51% हमारे राजस्थान के पशु भारत में अपना स्थान रखते हैं। तो 10%, 10.5% की बात कर सकते हैं। और राजस्थान में जो राज्य पशु है कि राज्य पशु का घनत्व कितना है, राज्य जितने भी पशु है राज्य में उसका घनत्व कितना है, 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर में हमारे पशु घनत्व में। फिर बात करते हैं सर्वाधिक पशु घनत्व किस जिले में, डूंगरपुर में 434 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। राज्य में पशु वर्ग कितना है, तो 166 है। और सर्वाधिक पशु घनत्व कितना है, किसका है, डूंगरपुर का 464। और न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर में 62 है। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रति व्यक्ति पशु घनत्व, हर व्यक्ति पर एक पशु की बात करते हैं तो 0.82 पशु है, बहुत कम है साथियों। हम यहाँ देखते हैं तो जितने हम हैं उनसे बहुत कम हमारे यहाँ राजस्थान में पशु है साथियों। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1000 व्यक्तियों पर पशु की बात करें तो 829 पशु की बात है। फिर बात करें राज्य में पशुधन और जनसंख्या का अनुपात की बात करें तो यहाँ आता है ये पशुधन और जनसंख्या का 1:0.82 है। सर्वाधिक पशुओं वाला जिला की बात करें बाड़मेर में, सर्वाधिक पशु घनत्व है तो डूंगरपुर में, सर्वाधिक पशु जो हैं वो बाड़मेर में, डूंगरपुर में पशु घनत्व ज्यादा है। और सर्वाधिक पशुओं की संख्या की बात करें तो बाड़मेर में। और सबसे कम न्यूनतम पशु कहाँ है, धौलपुर में। और न्यूनतम पशु घनत्व कहाँ है, जैसलमेर में। समझना प्रश्न को, प्रश्न क्या पूछ रहा है, सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ है, डूंगरपुर में। न्यूनतम पशु घनत्व कहाँ है, जैसलमेर में। सर्वाधिक पशुओं की संख्या कहाँ है, बाड़मेर में। और न्यूनतम पशु की संख्या कहाँ है, धौलपुर में। फिर आगे बात करते हैं साथियों
पशु संपदा की बात करते हैं तो यहाँ हम पशु संपदा की बात करते हैं तो ये है हमारा कि पशु संपदा में राजस्थान का स्थान दूसरा है। पशु संपदा ऑल ओवर पशुओं की बात करते हैं तो राजस्थान देश में दूसरा स्थान पशु में रखता है। 2012 की तुलना में 2017 में जो पशु में कमी आई 9 लाख पशुओं की कमी गई। साथियों ये सोचने वाली बात है हमारे लिए कि हमारे पशुओं की संख्या 2012 से 2017 में 5 साल में पशुओं की संख्या कम हो गई। साथियों थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। 2012 की तुलना में 2017 में पशु की कमी कितने परसेंट आई तो 1.61%। ये परसेंटेज पूछा जा सकता है कि वर्ष 2012 की पशु गणना की तुलना में वर्ष 2017 में पशुओं की जो कमी आई वो कितने परसेंट आई तो 1.61% कमी रही। सर्वाधिक पशु उत्पादन करने वाले सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाले जिले कौन से हैं तो जयपुर और श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है और न्यूनतम दूध उत्पादन करने वाला जिला है तो हमारा बांसवाड़ा, आपका बांसवाड़ा जहां सबसे ज्यादा कम न्यूनतम दूध उत्पादन होता है। दूध उत्पादन में राज्य का भारत में स्थान है तो दूसरा स्थान है। राज्य का भारत में किस स्थान है दूसरा, किस मामले में दूध उत्पादन के मामले में। फिर बात करते हैं राज्य में देश के दूध उत्पादन का हिस्सा कितना है तो 13.32% हमारा राज्य में देश के दूध उत्पादन में हिस्सा है परसेंटेज से। फिर बात करते हैं राज्य का प्रथम पशु चिकित्सालय। बहुत अच्छा प्रश्न साथियों ये बन सकता है, समझना बहुत अच्छा प्रश्न बनने की संभावना रखता है। साथियों क्लास समाप्त होने वाली समझिएगा। राज्य का प्रथम अच्छा प्रश्न बनने की संभावना रख जा। राज्य का प्रथम पशु चिकित्सालय कहाँ खोला गया है जोहरी बाजार जयपुर में प्रथम पशु चिकित्सालय खोला गया है। पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ तो राजूवास जो 2010 में बीकानेर में। फिर बात करते हैं राज्य का पशु दूध विज्ञान की बात करें, राज्य का दूध विज्ञान महाविद्यालय कहाँ है तो उदयपुर में। तो ये पहला है, याद रखना, राज्य का दूध विज्ञान महाविद्यालय जो है उदयपुर में। राज्य में डेयरी फूड साइंस महाविद्यालय ये भी हमारा उदयपुर में। फिर बात करते हैं राज्य में दीर्घायु वाला दुग्ध संयंत्र कहाँ लगा हुआ है तो हमारा जयपुर में लगा हुआ है। दीर्घायु वाला टेटा पैक दूध कहाँ है तो वो भी हमारा पैकिंग वाला दूध हमारा जयपुर में। राज्य की पहली उन्नत दूध परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ लगी हुई है तो मानसरोवर जयपुर में लगी हुई है। और अंतिम में राज्य की पहली महिला दूध उत्पादक सहकारी समिति जो भोजूसर बीकानेर में। याद रखना ये प्रश्न बनने की संभावना रखता है कि राज्य की पहली महिला दूध उत्पादक सहकारी समिति तो भोजूसर बीकानेर में। तो ये थे साथियों हमारे राजस्थान के करंट जी के संबंधित सारी जानकारी तो अपन यहाँ ले चुके हैं। ठीक है साथियों, तो ये आपने यहाँ बहुत अच्छे से समझा है कि राजस्थान करंट जी के संबंधित हम यहाँ खेल खिलाड़ी की बात करी थी, हमने यहाँ ओलंपिक की बात करी, हमने राजस्थान के ग्रामीण ओलंपिक की बात करी, हमने राष्ट्रीय खेल की बात करी, हमने पैरा ओलंपिक की बात करी, हमने कभी राजस्थान के जितने भी खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में या दूसरे खेलों में जो पदक जीता उसकी बात करी, हमने यहाँ पशु गणत की बात करी, कुछ बजट संबंधी बात करी, कुछ हमने यहाँ पर साथियों महोत्सव की बात करी। इस तरह से करके अपन यहाँ राजस्थान के सारे जितने भी हम यहाँ जो खेल है उन सब की बात यहाँ करण जी के संबंधित बातें हम कर चुके हैं। इससे पहले हमने यहाँ पर बात करी, शुरुआत की थी साथियों, हमने पहला टॉपिक लिया था राजस्थान हाई कोर्ट की वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की बात करी। सेकंड हमने यहाँ पर बात करी तो बिहारी पुरस्कार से संबंधित बात करी। बिहारी पुरस्कार 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 में किसको मिला, डॉक्टर माधव हावड़ा को मिला। वो 31वां जो पुरस्कार मिला है वो मधु काकरिया को किस रचना के लिए दिया गया था, हम यहाँ थे, किसके लिए, हम यहाँ थे। ऐसे ही पुरस्कार हमने यहाँ पर पढ़े हैं जिसमें से आपको एक अमृता देवी इसमें पुरस्कार जो पूछा जा सकता है वो किसको मिला 2022 में, वो बजेंद्र सिंह शेखावत साहब को मिला है। सॉरी, ठीक है, वो बिहारी पुरस्कार की शुरुआत की बात करी साथियों, तो बिहारी पुरस्कार की शुरुआत की हम यहाँ बात करी थी। तो शुरुआत कब से हुई, 1991 से हुई। कितना पैसा मिलता है राशि, तो 2,50,000 रुपये मिलता है। वो किन को मिलता है, किन लेखकों को मिलता है, जो राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, हिंदी और राजस्थानी कृति के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो साथियों आप सबका
धन्यवाद कि आपने HP एजुकेशन बांसवाड़ा के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपने यहाँ राजस्थान से संबंधित कुछ करंट जीके से संबंधित यहाँ जानकारी, आपने खेलों से संबंधित, पुरस्कार से संबंधित यहाँ जानकारी ली, पशु गणना से संबंधित, मौसम से संबंधित आपने यहाँ जानकारी ली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ इससे भी ज्यादा आपको यहाँ पढ़ना है, लेकिन ये चीजें जो पढ़ के जा रहे हैं इसको जरूर पढ़िएगा। आने वाले एग्जामों में ये परीक्षा संबंधी बहुत सार्थक उपयोगी होने वाली है। धन्यवाद।